अस्सलाम वालेकुम। कल हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था मतीउल्लाह जान के हवाले से, जिनको अगवा कर लिया गया था जबरी गुमशुदगी, और उनकी अहलिया का हमने इंटरव्यू भी किया और उसके बाद रात गए उनको किसी ने छोड़ भी दिया। अब सवाल यह है कि उनको उठा के ले कौन गया था और फिर छोड़ा कैसे। प्राइम मिनिस्टर का मैंने कल कभी उम्मीद ज़ाहिर की थी कि वो इसका नोटिस लेंगे और ख़बरें बाद में यही आई कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट किया। तो उससे भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से बाला ही बाला वो कौन है जिसने गिरफ़्तार किया या उठाया। गिरफ़्तार का लफ्ज़ मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने कल अपनी प्रेस टॉक में इस्तेमाल किया था, नहीं तो मैं गिरफ़्तार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये जबरी गुमशुदगी थी या अगवा था। और इसको डिफ़ाइन करना चाहिए रियासत को कि क्या जर्नलिस्ट को इसी तरीके से गायब करना वो किसी तरीके से पाकिस्तान के मफाद में है। क्या ज़बान की बंदिश या ताला लगाना वो पाकिस्तान के मफाद में है। ख़ास तौर पर ऐसे जर्नलिस्ट या ऐसे हजरात जिनका सिर्फ़ एक मकसद है कि वो सच बोलें, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान के इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम करें और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के हवाले से सवालात उठाएं। क्या उनको डरा धमका के चुप कराना ये रियासत के मफाद में है या रियासत की कमज़ोरी का सबब होगा। मेरा ख्याल है कि ये रियासत की कमज़ोरी की तरफ ले जाएगा, हमें इदारों की कमज़ोरी की तरफ ले जाएगा, जहाँ एक इदारा दूसरे के इख्तियारात को इंक्रोच कर रहा होगा और कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा। कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा तो उसकी खबर लोगों तक पहुँचाने वाला कोई नहीं होगा। एक जर्नलिस्ट का फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल राइट्स तो बाद में आते हैं ना, ज़िम्मेदारी है। मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो खबर हो रही है लगी लिपटी के बगैर जो सच है वो किसी के हक़ में जाता है या किसी की मुखालफत में जाता है, इसका ना मुझे खौफ होना चाहिए, ना मुझे इसका कोई लालच होना चाहिए कि इसको मैं छुपाऊँ। मुझे वो ख़बर पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचानी है। जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसी जज्बे से आते हैं और इसी जज्बे को लेकर हम इस प्रोफेशन में दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। नौकरियां भी चली जाती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नौकरी नहीं जाती। सबकी इस प्रोफेशन में जो यहाँ तक 25-30 साल का सफ़र करके आया है, अगर वो ईमानदारी से काम करता रहे और उसने एक ही मकसद रखा है कि मैंने सच्चाई के साथ ख़बर रिपोर्ट करनी है, तो नौकरियाँ छोड़नी पड़ती हैं और इस्तीफ़े भी देने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों की तो बहुत कदर, बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए कि ये अब आजकल थोड़े रह गए हैं माशरे के अंदर, और जो हैं उनको क्या हम खुडे लाइन लगा दें या उनको मार दें, क्या करें उनको। इसके ऊपर दो इश्यूज़ हैं हमारे सामने। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर तो वो जो सवाल जवाब होगा मैं उसके ऊपर ज़्यादा राय नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला भी ज़ेर गौर भी है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस वाक़े को 2-3 बयान दे के मुज़म्मतें करके हम आंखें बंद करके आगे ना निकल जाएं, क्योंकि पिछले कई सालों से बारहा ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसको हम कंक्लूड नहीं करते, उसका नतीजा नहीं अख़ज़ करते कि उसके पीछे था कौन, किसने उठाया, क्यों उठाया, किस इख्तियार के तहत उठाया। और अगर वो इख्तियार पाकिस्तानी कवानीन नहीं देते, रियासत का कानून इस इख्तियार को नहीं देता, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बहुत शानदार किस्म का ऑर्डर पास किया है। सिवाय एक उसके जो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, मेरी उनसे इस्तदा ये है कि इसका फॉलो अप ज़रूर मांगें। अब डिस्पोज ऑफ आपने कर दिया है, आपका इस्तेहकाक है, आप इसी को मुनासिब समझते होंगे, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मेरी दरख्वास्त है ऑन एयर अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर कि आप एक हफ़्ते के बाद पुलिस से और हुकूमत से इसका फॉलो अप मांगें कि क्या काम हुआ इसके ऊपर, क्या पता चलाया उन्होंने कि कौन थे जिन्होंने अगवा किया और कौन थे जिन्होंने छोड़ा, रियासत ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की। ये जब तक जवाब नहीं आएंगे तो कल कोई और वाक़या हो जाएगा। फिर हम इंतज़ार करेंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला बहादुरी के साथ एक अच्छी जजमेंट लिखें, लेकिन इस जजमेंट का फॉलो अप हो जाए तो शायद अगले वाक़े को रोकने में मदद मिल सके। ये मेरी दरख्वास्त है। मैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर असरअंदाज तो नहीं हो सकता, दस्तबस्ता दरख्वास्त कर सकता हूँ और ये दरख्वास्त कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, जिनके सामने ये मामला आए वो इसके ऊपर गौर करें और इसका फॉलो अप लें और आइंदा से इसका तदारुक भी करने में हमारी मदद करें। आज जो कोर्ट का ऑर्डर है जस्टिस अतर मिनल्ला वाला, उसको कुछ तो हमने उर्दू के अंदर टिकर्स बनाए हैं, वो पढ़ के बताता हूँ, फिर इसके मोटे मोटे पॉइंट्स भी पढ़ूंगा। वो ऑर्डर कहता है कि मुबैना अगवाकारों की तरफ से दिन दिहाड़े बिला खौफ व ख़तर एक सहाफ़ी को उठाना बासे तशवीश है। ऐसा वाक़या वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। CCTV फुटेज में अगवाकारों की दीदा दिलेरी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। ये वाक़यात ऐसे मुल्क में नाकाबिले बर्दाश्त हैं जहाँ आइन अवाम को बुनियादी हकूक़ की गारंटी देता है। आइन में आर्टिकल है 1998
वफाकी दारुल-हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ऐसे जराइम के ख़ात्मे के लिए अज़्म का इजहार करें, कमिटमेंट दिखाएं, बताएं कि हमने इसका खात्मा करना है। कानून की हुक्मरानी ऐसी हो कि किसी को ऐसा जुर्म करने की जुर्रत ना हो। अब ये वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अदालत आलिया जो है वो फॉलो अप करे, और उस फॉलो अप के नतीजे में ही शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि हम रोक सकें उन लोगों को जो इस तरीके से किसी जर्नलिस्ट को, किसी शख्स को भी, जर्नलिस्ट सिर्फ ज़्यादा उसका इस्तेहकाक इसलिए बन जाता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है रिपोर्ट करना, वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा होता है स्टेट फंक्शंस के दरमियान, अवाम के दरमियान में उन इतलात की रसाई के लिए, इसलिए उसको ये तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। वाक़या हुकूमत के लिए टेस्ट केस है कि वो यकीनी बनाए कि इसमें स्टेट या इसके एजेंट मुलव्वस नहीं थे। ये जब तक फॉलो अप नहीं आएगा हम मालूम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो मट्टी पाव और काम आगे चले जाएगा। सहाफ़ियों को खौफज़दा करने वालों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए बल्कि इन्हें आइंदा के लिए मिसाल बनाया जाए। बहुत अच्छा शानदार ऑर्डर है, लेकिन इस पे भी दोबारा दरख्वास्त है कि आप एक हफ़्ते के बाद पूछेगा कि कोई गिरफ़्तारी हुई। फिर जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन का एक कॉल है जो उन्होंने कोट किया कि अगर आज़ादी इजहार छीन ली गई तो हमारे हाथ ज़िबा होने वाले बकरे जैसा हमारे साथ ज़िबा होने वाले बकरे जैसा सलूक किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ में आ जाए। ये किसी को, जर्नलिस्ट को मैं बड़ा बना के पेश नहीं कर रहा, उसके उस प्रोफेशन की शान है ये, उसकी रिस्पेक्ट है ये, और उसकी जो नोबल उसका कॉज है वो ये है कि वो एक इत्तला पहुंचाता है जिससे मुआशरा अपने सही मुकाम पर खड़ा रहने में उसको मदद मिलती है। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आज़ादी इजहार अगर छीन ली गई तो हमारे साथ ज़िबा होने वाले बकरे जैसा सलूक किया जाएगा। अब मेरे ख्याल में हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और डेमोक्रेसी के इस्तेहकाम के लिए इससे शायद बड़ी अहमियत कि जर्नलिज़म फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, आज़ादी रहे, और विदाउट फियर एंड फेवर वो शख्स जो है रिपोर्ट करने में हक बजानब तरीके से आगे बढ़ता रहे। इसके अलावा और कोई तरीका होता नहीं है। अदालत ने जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस पास की उसी में से एक है, ये इन्होंने लिखा है कि वेयर द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कंप्लेसेंट, इफ़ नॉट देन has the rule of law in the capital become so vulnerable and weak that criminals can commit grave crimes with such impunity, and that too in police uniforms? ये अदालत के अपने हुक्म है जिसमें से पढ़ रहा हूँ। फिर जबरी गुमशदगी, जिसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं वो ख्वाजा आसिफ से उनके लफ्ज़ के ऊपर इतराज़ है कि गिरफ़्तार किया गया। अदालत कहती है abduction or enforced disappearance of any citizen is one of the gravest offences and thus cannot be tolerated in a society। बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इसके ऊपर हमें नतीजा निकाल दें ताकि आइंदा का रास्ता हम रोक सकें इस चीज़ का। Nothing impedes the freedom of expression and free speech more than the fear and perception that the state and its functionaries, instead of protecting the fundamental rights guaranteed under Article 19 and 19A, are complacent in the impunity for crimes against the citizens। कि इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती कि आप ये खौफ पैदा कर दें, डरा दें जर्नलिस्ट को कि रिपोर्ट ना करना, रिपोर्ट किया तो तुम्हें भी कल कोई उठा के ले जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही हो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के, कल ये इनके ऊपर भी किसी पे बीत सकती है। माजी में हमारी मिसालें मौजूद हैं माशाल्लाह, दौर में सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान को कैसे उठाया जाता। अगर ये जर्नलिस्ट रिपोर्ट करने की उस वक्त हिम्मत ना रखते तो शायद बहुत सारे केसेस मंजर आम पर आते ही ना, वैसे ही ख़त्म हो जाते। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारफ़ करवा दूँ। ये 6-7 सफ़े जो हैं ये पढ़ने वाले हैं। जसरत अतर मिनल्ला ने बहुत अच्छा लिखा है, सिर्फ इसका फॉलो अप दरकार है। आई होप कि ये इसका फॉलो अप अच्छे से हो जाए। हमारे साथ हैं अली मोहम्मद ख़ान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। मुस्तफ़ा साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी इसके ऊपर बात की है। आप लोग जब बात करते हैं, जैसे कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मैंने कहा, फॉलो अप उसके अंदर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद एक उसमें प्यास रह जाती है, कंप्लीट नहीं हो सकता वो प्रोसेस जब तक आप उसके ऊपर फॉलो अप करके कंक्लूसिवली एक राह मुतय्यन करके ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा ना दिलवा दें। तो इस मामले में क्या सिर्फ हम अच्छे अच्छे बयान देकर आगे निकल जाएं, तसल्ली होगी कि वापस आ गया? कतई नहीं, मेरे ख्याल से मलिक साहब, आपने जो इंट्रो दिया है उस इंट्रो में आपने वो तमाम बातें कही हैं जो इस मुकदमे के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से बहुत अहम है।
बुनियादी तौर पर देखिए, जो अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट है, मैंने भी देखी है, पढ़ी है। उसके अंदर जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इम्प्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। और जहां पर आपने इख्तिताम किया, जब आप उनकी जजमेंट का हवाला दे रहे थे, तो उससे आगे एक जुमला है, जो एक सेंटेंस है जो सिर्फ उन्होंने लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि रिमूविंग सच अ परसेप्शन बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब ये हम सब की और स्पेशली पार्लियामेंट की, हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी की, जिसमें आज हमने ये नोटिस लिया भी था, हमारे ऊपर ये इनकम्बेंट है कि पहली चीज कि हम इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, नंबर एक। नंबर दो, कि इसमें जो लोग जो इन्वॉल्व थे, हमने आज इसको कमेटी में डिस्पोज ऑफ नहीं किया मैटर को। हमने इस मैटर को दोबारा 2 हफ्ते दिए। पुलिस आईजी इस्लामाबाद हमारे सामने आए थे, उन्होंने कमेटी को इस मामले पर ब्रीफ किया, और फिर उसके बाद हमने उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके से असरअंदाज नहीं होना चाहते, ना ही मुदाखलत करना चाहते हैं। लेकिन 2 हफ्ते बाद आप हमें बताएंगे कि सीसीटीवी इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी मौजूद है। उस सेफ सिटी के जो कैमराज हैं, उनसे आपको क्या शवाहिद मिले? हैरानकुन तौर पर अभी तक उन्होंने, जिस वक्त वो हमारे सामने आए, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की थी। उस वक्त तक वो उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। फिर उन्होंने खुद बताया कि हम जियो फेंसिंग करना चाहेंगे, और जियो फेंसिंग का एक वो हमारे पास सिस्टम मौजूद है, वो करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते बाद जब हम दोबारा इस मैटर को टेकअप करेंगे, तो हमारे सामने ऐसा मवाद होगा, ऐसी एविडेंस होगी कि जिसकी बुनियाद पर हम उस मुकाम से आगे बढ़ सकेंगे। और ये अब हम सब की जिम्मेदारी है। मुस्तफा, लेकिन उन्होंने ये आपको बताया कि पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट है क्या, कि वो कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर? अगर ये इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी तो कौन था? अभी तो वो इब्तदाई रिपोर्ट अपनी कर रहे हैं। उसमें हमारे लिए मुनासिब नहीं था कि हम उनसे इस ज़मीन में ज्यादा सवालात करते, इसलिए कि ओपन हियरिंग हमारी होती है, और शायद कोई ऐसे पहलू हो इन्वेस्टिगेशन के जो डिस्क्लोज वो ना करना चाहते हो। अभी तक उन्होंने मतीउल्लाह साहब का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और जो बात मैं कर रहा था मलिक साहब, कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए सबसे खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। इस्लामाबाद में इससे पहले भी बहुत ज्यादा इस तरह की वाकयात हो चुके हैं, जिनमें एक सहाफी सलीम शहजाद मरहूम, उनकी वफात भी हुई। उमर चीमा का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह खतर कमेज तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। और आप लोगों को इस चीज की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा अगर आइन गारंटी करता है, तो आपको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप वही काम कर रहे हैं जो काम आपका अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक है। आप सच को सामने लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कई दफा मुझे जाती तौर पर आपकी बातें पसंद ना आती हो, और लोगों को ना आती हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम आपके पीछे कर दौड़े और आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने अगर एक जमहूरी और आईनी रियासत के तौर पर अली साहब से भी इस पे पूछ लें। अली मोहम्मद खान, प्राइम मिनिस्टर की हमने खबर ये पढ़ी कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्ट किया है, और ख़ुद हमारे वज़ीर इत्तलात ने इसको अगवा करार दिया, तो स्टेट ने इसके ऊपर एक्शंस क्या लिया अभी तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और जिस कंसर्न का आपने इजहार किया है, कल से इस कंसर्न का सब जो है वो इजहार कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी इस बात की सख्ती से जो है इसकी कंडमनेशन भी आई है, और उस पर हुकूमत हरकत में भी आई है। आपके प्रोग्राम पे आने से पहले सेनेट में आज इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवालात का दिन था, और उससे पहले मैंने मुनासिब जाना कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे मैंने इस पर रब्ता भी किया, ताकि उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल उसका भी मैं इदराक ले लूँ उनसे। तो उन्होंने वेहमेंटली इस बात का इजहार किया है, और हुकूमत इस बात को इंडोर्स करती है। हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि इस चीज़ की हम सख्ती से मज़म्मत भी करते हैं, इन चीज़ों की सख्ती से मुखालिफ भी हैं, और अभी तक इस बात का तो इल्म नहीं हो सका किन लोगों ने इसको किया है, क्योंकि मोदी साहब तो चलें अल्लाह का करम हुआ वापस आए हैं, उनका भी वर्जन आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फ़र्स्ट हैंड नॉलेज तो मतीउल्लाह जान साहब के पास ही होगा। लेकिन हुकूमत इंशाल्लाह इसकी तह तक पहुँचेगी, और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
हर तरह से कोशिश की जाएगी कि जिन लोगों ने ये मज़मूम हरकत की है उस तक कानून जो है वो पहुँचे। बाकी जहाँ तक इज़हार राय की आज़ादी का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ खुद एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद हम पहुँचे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बराह रास्त कोई ऑर्डर जारी किए हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि जो लोग भी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस थे, जैसे वो जहाज़ के हादसे की, उन्होंने कहा रिपोर्ट कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर पेश की जाए, तो इसकी रिपोर्ट भी लाएं, कौमी असम्बली में डिबेट हो, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी बोलें, आप भी बोलें, हमें भी पता चले कि कौन थे जिन्होंने अगवा किया था। कल जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने कैटेगोरिकली इस पर डायरेक्शंस दी थी कि किसी भी तरीके से जो है वो बाजियाब हों मतीउल्लाह जान साहब और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। ज़ाहिर है पुलिस केस है, थोड़ा सा शायद कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर हम इस बात की तह तक पहुंच सकें। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी और उसमें मतीउल्लाह जान साहब का बयान भी बहुत अहम है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ख़ुद भी बड़ी अहम है, तो पता लग जाएगा इंशाल्लाह कि कौन इसके पीछे है। लेकिन किसी भी सूरत में कोई भी क्या अली आप हमें ये यकीन दहानी करवा सकते हैं या आप खुद नहीं करवा सकते तो प्राइम मिनिस्टर को कम से कम ये तजवीज़ दे सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट कौमी असेंबली में टेबल की जाए? हम इन चीज़ों के बिल्कुल हक में नहीं है। क्या आप इसकी यकीन दहानी करवाएंगे या प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि इसकी रिपोर्ट कौमी असेंबली में टेबल की जाए और उस पर बहस हो? देखिए, आप अगर मुझे थोड़ा सा अलाउ करें बात करना, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और ये बात सामने आ जाए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर साहब या कोई भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिहाफ पे कौमी असेंबली में आके इस पे पर बात कर सकता है। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पता लग जाए कि कौन इसके पीछे था और क्या इसके मुहर्रिकात थे। मैं दोबारा वो बात करना चाहता हूँ जिस पे आपने मुझे एक दो दफ़ा टोका है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ये इन जमातों की एक हिस्ट्री रही होगी। ये अभी अगर सब हम बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करें, बड़ा आसान होता है पोजीशन में इन चीज़ों को कंडेम करना, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं और माजी में इन चीज़ों की एक तारीख मौजूद रही है, हुकूमतों ने ये किया है, तहरीक इंसाफ हमेशा इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रही है। इमरान खान साहब इसके ख़िलाफ़ रहे। हमारी जदोजहद को अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी है, उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया पर्सनस, एंकर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट, जो हमारा धरना कवर हुआ, जो हमारा एहतजाज कवर हुए, जो हमारा वज़ीरिस्तान मार्च कवर हुआ, जो इमरान खान साहब का ड्रोन्स के ख़िलाफ़ पेशावर बाग नारान में जो वो वहाँ पे 3 दिन का उनका वहाँ पे स्टे था, वो रात को उधर ही होते थे, वो हमारा कवर हुआ। कराची का जलसा, हमारा 30 अक्टूबर का जलसा, तो हम तो वो जमात हैं जो इज़हार राय की आज़ादी को हमेशा हमने चैम्पियन किया है। तो आप इस बात की तसल्ली रखें कि इंशाल्लाह हुकूमत की लेवल पर हमेशा इन चीज़ों का सदबाब किया जाएगा जब तक इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आप क्या चाहेंगे? आपकी जमात तो शायद उतना एग्रेसिवली कल बोली नहीं है, मुझे लगता था आपको ज़्यादा बोलना चाहिए। जी, मैं अभी बोले देता हूँ। आप जिन अल्फाज में कहें इसकी मजम्मत भी करेंगे और अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ भी खड़े होंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। वो एडलर, मेरे ख्याल है एडले स्टीवनसन थे शायद 31वें गवर्नर इलिनॉय, स्टेट ऑफ इलिनॉय के, जहाँ मैं पढ़ने भी गया था। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज़ द फ्रीडम टू बी अनपॉपुलर। तो यहाँ पे तो आप पिछली 2 साल के अंदर आप देखिए कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग जो इनसे मुत्तफ़िक नहीं होते, उनका क्या हाल करती है। आप मीडिया को देख लीजिए, मुझसे मत पूछिए, जाके किसी मीडिया हाउस से पूछ लीजिए, आपके अपने जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे पूछ लीजिए, किसी को ऑनलाइन ले लीजिए और देखिए और पूछिए उनसे कि क्या हुआ है। कैसे चैनल जो हैं वो 2 नंबर से 28 नंबर से 70 नंबर से 115 नंबर से वापस 28 नंबर से वापस 3 नंबर से वापस 8 नंबर पे आते हैं। ये कौन सी आज़ादी है जिसका भाई अली मोहम्मद जिक्र कर रहे थे। कई मीडिया चैनल्स को बंद किया गया, कोई 4 दिन बंद, कोई 5 दिन बंद। उनका नाम लेना तो मुनासिब नहीं क्योंकि आप भी एक चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सी मैं 3 भाइयों से इस प्रोफेशन में बात कर रहे हैं और ये कहानी दोहराई जाती है हर कुछ अरसे के बाद। आप सबका रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली बाकियों से बेहतर है और लेकिन बाकी आप सब ऐसे ही करते हैं। आप जिस चैनल का हवाला दे रहे हैं, आपकी अपनी जमात उसके ऊपर क्या कुछ कर चुकी है। मैं उसका मुलाजिम था, उसी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ 10 साल। वो न्यूज़ प्रिंट के कोटास बंद हो गए थे, प्रेस के ऊपर धावा बोल दिया था। वो मसाले नहीं चाहता मैं मती के केस के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से लड़ें। इस वक्त कॉज आपकी भी ये होनी चाहिए कि प्रेस को बोलने की आज़ादी रहे, तहफ़्फ़ुज़ रहे। हम रिपोर्ट करें डॉक्टर मुसद्दिक क्या कह रहे हैं, हम रिपोर्ट करें अली क्या कह रहे हैं, हम रिपोर्ट करें मुस्तफ़ा क्या कह रहे हैं, सच्चाई के साथ, आज़ादी के साथ, खौफ के बगैर। ये आप सबका तहफ़्फ़ुज़ इसी में, सिर्फ मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपका तहफ़्फ़ुज़ भी इसी से जुड़ा हुआ।
लेकिन कैसे करेंगे आप अगर खुद यहाँ पे लोग आके दूसरे को कहेंगे गद्दार और दूसरे को कहेंगे काफिर और दूसरे को कहेंगे चोर और तमाम अलकाबात जो इस्तेमाल होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं वो जब अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं तो सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, जिस तरह के अभी आपने कुछ दिन पहले आपने तो माशाल्लाह बड़े प्रोग्राम भी किए हैं, जो जजमेंट्स आ रही हैं वो किस पे जजमेंट्स आ रही हैं? वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे जजमेंट्स नहीं आ रही? अगर किसी भी वक्त हमारी हुकूमत के ज़ेर निगरानी भी कुछ गलत काम हुए तो उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ होना चाहिए और हमें ख़ुद क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। लेकिन आज तो हुकूमत पीटीआई की है ना। आप अगर चाहते हैं हम खामोश भी हो सकते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में अगर कुछ गलत हुआ है तो आज हमें बिल्कुल आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, एक नुक्ता नज़र ये भी हो सकता है, तो हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये खामोशी तो बहुत ज़ालिमाना होगी। इससे तो फिर कई मतीउल्लाह जो हैं वो गुजर जाएंगे और हम हर दफ़ा जब आवाज़ उठाना चाहेंगे तो आप ये कह पाएंगे और प्रॉबली वैलिड तरीके से कह पाएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त फ़लाँ नहीं हुआ था। लेकिन आज तो 2 साल से ये हुकूमत है, हुकूमत को अकाउंटेबल इसका हल ये है कि आप लोग कौमी असम्बली और सेनेट के जो फ्लोर्स हैं उनको इस्तेमाल करें, वहाँ पर डिस्कस करें क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और आइंदा से रोकना कैसे। वो एक बामानी मकसद बहस होगी जिसका कुछ हासिल हो सकता है। जी कल ये वाक़या हुआ और आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो बहुत काबिल तहसीन हमारे दोस्त भी हैं और काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आज ह्यूमन राइट्स की कमेटी के अंदर सबसे पहले ये इशू उठाया है। तो ऐसा तो नहीं कि पार्लिमान खामोश है। और कल से तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और उसमें मैं समझता हूँ पीटीआई के भी लोग हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। मैं कल शाम को की एक दोस्त जो जिनके पास वीडियोस थी उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि एक गाड़ी में तो पुलिस वाले भी 2 बैठे हुए थे या पुलिस वालों की वर्दियां उन्होंने पहन रखी थी। तो ये कौन थे भाई ये लोग? यानी कितने घंटे लगेंगे? अगर 24 घंटे, कल सुबह 11 बजे हुआ, आज सुबह 11 बजे 24 घंटे बीत गए, अभी कल सुबह 11 बजे हम सो कर उठेंगे तो 48 बीत चुके होंगे। तो कुछ तो सामने आना चाहिए, कुछ तो मंजर आम पर आना चाहिए। वो गाड़ियां हैं, उनकी रिकॉर्डिंग, ये जो आपकी कमेटी ने डिस्कस किया और 2 हफ्ते दिए, क्या मैं आपकी इस कमेटी से उम्मीद रखूं कि इसकी रिपोर्ट जो है फ्लोर ऑफ द सेनेट आप टेबल करेंगे, इसकी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस भी देंगे रोकने के लिए इन वाकयात को आइंदा के लिए? बिल्कुल। और हम उसके अंदर अगर हमें मलिक साहब कोई ऐसी लकूनास नजर आते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिसके जरिए ऐसा तासुर क्रिएट हो या ये बात सामने आए कि कोई कवर अप करने की कोशिश की गई है और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है, हम उसको भी पिन पॉइंट करेंगे, हम उसको भी सामने लेकर आएंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है ये इसलिए मलिक साहब जरूरी है कि हम चाहते हैं कि आप बोलते रहें, भले हमारे खिलाफ बोलते रहें, हम चाहते हैं कि आप बोलें, आप हमें अकाउंटेबल करें। हमारे पास अगर किसी चीज के कोई जवाब नहीं होंगे तो अवाम बेहतर जज कर सकती है, लेकिन आपका काम है कि हमें डॉक के अंदर खड़ा करना, मीडिया का काम। और हमारा आइन आर्टिकल 19 जिस वक्त फ्रेम किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन था है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में जिस वक्त ये बनाया गया, कौन से इस्लामी ममालिक में फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं और जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 में लिखे गए। हम तो बदतरीज हमारा वापसी का सफर है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप्स आ जाती हैं, उसी माइंडसेट के लोग भी डेमोक्रेसी से आ जाते हैं जो इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं और कहते हैं कि हम इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। हमने अगर अपने माशरे के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इस मुल्क को हमने कायम रखना है, इसकी इकाइयों को हमने कायम रखना है, तो हमें इस आइन को पकड़े रहना है, इस आइन को हमें हर सूरत सुप्रीम रखना है और इसके ऊपर अमल भी कराना है। हमारी कोशिश होगी जहां पर अगर मैं अपने आज आपके प्रोग्राम में बैठकर मैं कह रहा हूं कि 2 हफ्ते हमने दिया, अगर मैं उसमें मेरी तरफ से कोई कोताही हो, आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे 2 हफ्ते गुजरने के बाद इसी तरह इस प्रोग्राम पे लें और लेकर मुझे आड़े हाथों लें, मुझे क्रिटिसाइज करें कि जी आप 2 हफ्ते पहले मेरे प्रोग्राम पे ये कह के गए थे और आज 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जहां तक हमारी कोशिश है, हम इस मामले के अंदर इंसाफ इसलिए करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ मेरा मसला नहीं है, आपका मसला भी नहीं है, हमारी फ्यूचर जनरेशन का मसला है। हम क्या उनको ऐसा मुल्क देकर जाना चाहते हैं जिस मुल्क के अंदर फैशिज्म, जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की कोई हैसियत ना हो? हमें अपने अगर फ्यूचर जनरेशंस को अगर हमने एक मुल्क देना है तो ऐसा मुल्क देना है कि जिसके अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स हो जिनको वायलेट करने का कोई सोच भी नहीं सकता।
आज अतर मनीला साहब की जो जजमेंट आपने पढ़ के भी सुनाई, इसका हवाला भी दिया, उसके अंदर ऐसी चीजें लिख दी गई हैं कि इसके बाद मेरे ख्याल से कोई इसमें पुलिस या कोई दीगर इदारा इस पे कवर अप करने की कोशिश नहीं करे। और सुप्रीम कोर्ट, उसने भी 2 हफ्ते दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 हफ्ते दिए कि आप अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कीजिए पुलिस को। तो हमें मेरे ख्याल से इतना वक्त इंतजार करना चाहिए, एक ये रीजनेबल होगा इंतजार करना, और उसके बाद फिर हमें उस इन्वेस्टिगेशन का तकाजा भी करना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए, परखना भी चाहिए, और फिर ये भी तय करना चाहिए कि आया इसके अंदर किसी का कवर अप किया गया है या किसी को फायदा दिया गया है या नहीं। और ये देखिए कि अगर आप इजाजत दें कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब तो साफ कह रहे हैं, अली साहब से उसका जवाब लेते हैं, दिखाइएगा जी। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है, तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। सिलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है। अली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ख्वाजा साद रफ़ीक के केस के अंदर, जिसमें यकतरफा एहतसाब, विक्टिमाइजेशन, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी, फिर लोगों को बोने बनाकर दबाव के तहत उनको मजबूर करना कि वो आपके आगे लेट जाएं, ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म के रिमार्क्स उसके अंदर पास किए गए, उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल और इन कैपेसिटी ऑफ द नैब? जी, मैं यहाँ पे जवाब देने से पहले सिर्फ एक सवाल करूँगा कि क्या ये जो जजमेंट है या जो फैसला है कल के केस का जो आप हवाला दे रहे हैं, क्या हम सब ने उसको पूरा पढ़ा है? आपने पढ़ा है? अगर तो आप बता दें। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं सहाफ़ियों वाली चीज़ पे आ जाऊँ। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और बावजूद इसके कि जो सहाफ़ी भाई हमारे मतीउल्लाह जान साहब, मैं ख़ुद उनके बहुत से प्रोग्राम्स में जाता रहा हूँ और बड़े हार्ड हिटिंग सवाल करते हैं जो उनका हक़ है। हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के क्रिटिक रहे हैं, हमारे तो बहुत ख़ास कर रहे हैं, कुछ और भी लोगों के वो क्रिटिक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सवाल करना उनका हक़ है, जवाब देना हमारा इस्तेक़ाक़ है, हम उनको जवाब दें। लेकिन इस तरह के किसी अमल की हुकूमत कभी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ना हुकूमत इस तरह का कुछ सोच सकती है। लेकिन एक मैं यहाँ पे पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा, नदीम मलिक साहब के पिक एंड चूज़ ना किया जाए। अगर एक सहाफ़ी के साथ कोई चीज़ गलत है तो वो सब के साथ गलत है। अगर ह्यूमन राइट कमेटी ने कोई चीज़ यहाँ उठाई है जो मेरे छोटे भाई उसको ले रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, उसमें ज़रूर आप अजीज़ मेमन साहब का भी रखें सिंध में, जिनका बहुत वेहेमेंटली क्लियर एक स्टैंड था उनकी गवर्नमेंट के कुछ लोगों के ख़िलाफ़, और वो सिर्फ अगवा नहीं हुए, वापस नहीं गए, बल्कि उनकी लाश घर गई है, तो वो शहीद हुए हैं। तो उसको भी आप प्लीज़ उसका भी नोटिस लें और उसको भी इसी कमेटी में लें, और उस पर भी 2 हफ्ते का आप नोटिस लें, क्योंकि उनको शहीद हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। केस थोड़ा है, तो ये चीज़ें बड़ी अहम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हर सूबे में सूबे की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एक बाबर का डालें। दूसरा, मीर शकीलुर रहमान अंदर है शायद। मलिक साहब, मेरी राय है, आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे, वो लेकिन जो मैटर इन हैंड है उसको मेरा राइट है ना, मैं अपनी बात उसके ऊपर कंक्लूड करें। मुझे अपने आपके इस प्रोग्राम में मुझे भी इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए ना। वो तो उस ज़माने से मैं उन बातों पे गुफ्तगू कर रहा हूँ जब कोई सोच भी नहीं सकता था उन चीज़ों पे गुफ्तगू करना। वली खान बाबर ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारे हैं। मूसा खान खेल थे सवात में जब ऑपरेशन के ज़माने के बाद उनको दहशतगर्द ने शहीद किया था। लेकिन मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑलवेज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और अजीज़ मेमन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं, शहादत से पहले उनकी वीडियो मौजूद है। प्लीज़ उनके क्लिप्स को लेके इसी कमेटी में डालें और उनको 2-3 हफ्ते का टाइम उस पे भी दें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात किया, आपने जो सवाल किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि उन्होंने ये कहा है कि नैब को जिस तरह से, सर मैं अर्ज कर लूँ, वो बिलावल साहब की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो आपने भी बात की है कि जी अली भाई, मैं सिर्फ ये एक नुक्ता सामने रखना चाह रहा था, माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की, कि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि हम इसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं और हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट्स पे उसको रेज करना चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मतीउल्लाह के इंसाफ तक
पहुंच सकते हैं। अगर मेरे आप समझते हैं कि अजीज मेमन की अगर आपने JIT की आपकी शायद नजरों से ना गुजरी हो, लेकिन आपकी इत्मीनान के लिए मैं अगर इस इशू को कमेटी में रख लूं, क्या आप मेरे से वादा करते हैं कि मोहसिन दावड़ जो SP दावड़ थे, जो इस्लामाबाद से उठाए गए थे, जिसके ऊपर आपकी हुकूमत के वुज़रा ने क्या क्या बयानात नहीं दिए, तो आप उसके ऊपर भी आकर वहां पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे? क्या आप साले साहिवाल के ऊपर भी आकर वहां पर देंगे? आप देखिए, दावे करना और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना तो हमें इस तरह करना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त मैं अर्ज कर लूं जरा, आपने थोड़ी सी इंटरजेक्शन की थी, मैं तो आपकी बारी में नहीं बोला, की बदनामी हुई है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो देखें, अगर आप इस तरह से क्रॉस टॉक हो जाएगी मजा नहीं आएगा और हमारे नाजरीन चैनल चेंज कर लेंगे। तो मलिक साहब प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, अगर मेरी बारी है मैं किसी की बारी में नहीं बोलता, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने मुनासिब समझा मुझे इंटरजेक्ट करना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी बात क्लियरली सुन लें सब, कि इस धरती पे किसी भी धरती के बेटे का अगर कत्ल हुआ है, खून नाहक गिरा है, वो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। इस तरह तो बेशुमार वाक़यात हुए हैं। मैंने पहले कैटेगोरिकली कह दिया कि जिस भी धरती के बच्चे का खून नाहक गिरा है, रियासत उसकी ज़िम्मेदार है, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें। लेकिन अगर एक सहाफ़ी का अगवा हुआ है, जिसको हम सब ने क्रिटिसाइज़ किया है, वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे नोटिस लिया गया है और आपके जो है वज़ारत दाखिला के बैरिस्टर शहजाद ने उसका बाकायदा उसके ऑर्डर्स दिए हैं और वो अल्लाह के करम से वापस आए हैं, अल्लाह ने उनको बचाया है, वो जिंदा सलामत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं। लेकिन वो अजीज़ मेमन भी किसी का बेटा था। तो अगर एक सहाफ़ी के लिए इतनी हम बात कर रहे हैं, उस शहीद के लिए भी बात हम ज़रूर करें। जहाँ तक वली खान बाबर की बात है, मूसा खान खील की बात है, जो भी सहाफ़ी शहीद हुआ है मलिक साहब, वो हमारा कॉज है। अब जो है, जो बिलावल साहब ने बात की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की है। वो एक बड़ी जमात के चेयरमैन हैं और एक सूबे में उनकी हुकूमत है। माजी में इनकी यहाँ पे वजारत उज़्मा गुजर चुकी है, 4 बार के वो उनकी जमात वजारत उज़्मा गुजार चुकी है। उनकी ये बात करना कि नैब बंद हो और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं नैब के चेयरमैन के बारे में, इसलिए मैंने शुरू में ये बात की कि क्या वो जजमेंट हमने पूरी पढ़ी है, क्योंकि हमारी आदत है आधी जजमेंट पढ़ के मिठाइयाँ खाने की। वो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमारे कायदे अवान जो वहाँ पे हैं डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, सेनेटर साहब, उन्होंने उसको प्रॉपर वो पढ़ा है, बताया है और आखिर में उन्होंने ये भी पढ़ा है कि उसमें जो ऑनरेबल अदालत है उन्होंने ये कहा है कि वो टेंटेटिव असेसमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस इदारे को आप बंद कर दें, बल्कि इस इदारे के अंदर जो कमियां हैं उसकी तरफ इशारा किया है। कौन कहता है नदीम मलिक साहब कि नैब कंप्लीट लॉ है और नैब में काला कानून नहीं है, उसमें हुक्म नहीं है। लेकिन ये कहना कि इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, इसका मतलब है कि क्या कुछ लोगों को खुली छूट दे दी जाए करप्शन के अंदर चार्जशीट है, ये कहना चाहते हैं? वो चार्जशीट है बकायदा। मलिक साहब, आपने अगर पढ़ा है तो उसमें कुछ बचा नहीं है पीछे। आप पूरी जजमेंट पढ़ें, उसके एंड में वो कहते हैं कि मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है, हमने प्रोग्राम करना था, जजमेंट पढ़ी है, आपको पहली से आखिरी 70 तक तर्जुमे के साथ पढ़नी पड़ती है। राय अगर मुझ पे ठोंसना चाहते हैं, देखें आपकी एक राय होगी ना, तो मेरी एक बात आप सुन लें कि उसमें मेरी राय नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के रिपोर्ट कर देता हूं, दोबारा पढ़ देता हूं आपको। आप नैब के लॉज की तरफ इशारा किया है कि आप इसमें रिफॉर्म लेके आए, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हम हद से ज्यादा बोझ डाल देते हैं। उन्होंने बताया है बिटवीन द लाइंस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या टर्म यूज किया, उन्होंने कहा कि ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, के खिलाफ एहतसाब के इदारे को बंद करने की बात कर रहे हैं कि इसको बंद करके ताला लगाएं, डॉक्टर मुसद्दिक इसको बंद करके ताला लगा दें और पाकिस्तान का खजाना कोई लूट के चला जाए, कोई पूछने वाला ना हो। डॉक्टर मुसद्दिक, आपने तो ऑर्डर देखा है, रिफॉर्म करें। ये बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो अभी तक आपके प्रोग्राम में जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि अगर आप बात करें किसी एक चीज़ की तो अली भाई कहते हैं दूसरी चीज़ की बात करें। अगर आप वो चीज़ें सर, इनको भी इसी तरह इंटरजेक्ट कीजिएगा जिस तरह मुझे करते हैं आप। जी करें, मैं खामोश हूँ सर, अब करें आप। अली भाई आप बोले। नहीं, मैं मलिक साहब, क्योंकि आपने बहुत कम वक्त लिया है, मेरे ख्याल में आपको वक्त चाहिए तो बहुत ज़्यादा, तो आप आज बोलिए, जब आपकी तशफ़ी हो जाएगी तो अपना जवाब दीजिए। मैं बोल लेता हूँ, ये आप पढ़ लें, ये आप सुन लें, लोगों को मजा नहीं आएगा। जजमेंट का सुन लें कि इन द एंड वी मे ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशन here and above are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of the reference. Above are the reasons for our short order 17/3/2020। बाकी भी पढ़ लीजिएगा अली साहब, आप बाकी सफे पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है। आप नैब के इदारे को बंद कर दें।
सर आप बाकी 87 सफ़े पढ़ लीजिएगा कि नैब की हालत के ऊपर उन्होंने लिखा गया है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लाइन के एक तरफ खड़े लोगों का एहतसाब हो रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम का एहतसाब नहीं कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट लिख रही है, ये कोई जाती राय नहीं दे रहा। ना उसके लॉज हमने बनाए, ना उसका चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो नॉमिनेट किया है। इन लोगों से पूछें जो आज ये कह रहे हैं, जो आज जिस तरह के अल्फाज बिलावल साहब ने यूज किए हैं नायब चेयरमैन के खिलाफ, ये उन्हीं के नॉमिनेटेड हैं। अपोजिशन उस वक्त उनकी थी बाकियों को भी बोलने और गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की थी, इन्होंने नॉमिनेट किया। अपने आप से सवाल करें, हमने तो नहीं नॉमिनेट किया। डॉक्टर मुसद्दिक साहब क्या करना चाहिए? नैब लॉ कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे शफाफियत के साथ एहतसाब होगा? जी देखिए, इन्होंने नहीं नॉमिनेट किया, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अमेरिका में जाके कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी कहता है ना कि मुझे जेल में डाल दो, मैं इसको जेल में डालता हूँ। फिर नैब ने जेल में डाल दिया, ये कहा है इमरान खान साहब ने। फिर इन्होंने कहा मैं मूंछों से पकड़ के इसको राना सनाउल्लाह को लेकर आऊँगा जेल में, 15 किलोग्राम 20 किलोग्राम हेरोइन डाली और जेल में डाल दिया। ये किया इमरान खान साहब ने, किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं है ये। NICL का 24 अरब का एक मुकदमा चल रहा है, कोई पेशी नहीं हुई, किसी को नहीं बुलाया। EOBI का 44 अरब रुपए का एक मुकदमा चल रहा है, किसी को नहीं बुलाया। मिनरल्स और मेटल्स का मुकदमा चल रहा है, BRT का मुकदमा चल रहा है, मालन जब्बा की तरह चल रहा है, किसी को नहीं बुलाया आज तक। वो एक इनकी अपनी आ गई एक रिपोर्ट कि हजारों स्कूल गोश्त स्कूल हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने एजुकेशन का बजट काटा, इन्होंने हेल्थ का बजट 2 साल मुसलसल एजुकेशन का बजट काटा, और आज ये कह रहे हैं कि वो गोश्त स्कूल हैं लेकिन हम रिफॉर्मर हैं। इनसे जो सवाल पूछेंगे या ये पिछली हुकूमत की बात करेंगे, इनसे एक सहाफ़ी का पूछेंगे, ये दूसरे सहाफ़ी की बात करेंगे, इनसे नैब का पूछेंगे। ये इतनी बेहतरीन है ये नैब यार, नहीं सबकी बात करनी चाहिए। आपके पास एविडेंस किधर से आता है? नहीं, मुझे बात तो करने देना भाई। मैंने तो आपको, अब दोबारा ले लें आप फोरम, आपको आज मैंने आपको कभी इतने तजब्जुब में नहीं देखा, लेकिन आप जब कहेंगे मैं छोड़ दूंगा और आपको बात करने तो बड़ा मुझे पता है, आप पूछिए अपने आप से। जी आप कहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबकी बात, मगर आप इतने आज लेकिन चूज ना करें ना, जो आपके लिए फिजिबल है उसकी बात करते हैं। जो शहीद हो गया, घर में लाश पड़ी है, मैंने तो आपको कहा, ऐसे कोई नहीं कर रहा। मैंने तो वो पाकिस्तानी नहीं है। मैंने तो आपको कहा जब आप कहेंगे जी मैं खामोश हूं, आपको जितना जी चाहे जितना वक्त चाहे आप बोलें, क्योंकि आपकी तिलमिलाहट जो है वो लोगों को नजर आ रही है आज। ये इतना तिलमिलाने से या चीखने से या लोगों से ज्यादा बात करने से आपकी आर्गुमेंट स्ट्रांग तो नहीं होगा भाई। आप इज़हार राय की आजादी, मुझे भी तो बात करने सर मेरे हल नहीं होते भाई, मुझे लड़ तो सकते हैं इससे, मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हल करने के लिए आगे चलना। नदीम मलिक साहब जी आप अपनी बात पूरी कर लें। डॉक्टर साहब फिर मैंने मुफ्ती साहब के पास जाना। जी आप मिनट्स गिन लें, मैंने कितनी बात की, और मैं तो अभी भी अपना टाइम दोनों भाइयों को रिटायर करने के लिए बात पूरी करिए अपनी। मैं तो आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। ये जो हमारे SAPM थे एक, जिनको बर्खास्त किया गया था, उन्होंने किसकी वीडियो टेलीविजन पे रिलीज की थी? जरा पूछें अली भाई से, वो किसका SAPM था जिसने एक मोअज़्ज़िज़ जज जिनका भी जिक्र करें जी, वो किसकी वीडियो थी? एक SAPM थे जिन्होंने नैब के चेयरमैन की वीडियोस अपने टेलीविजन चैनल पे रिलीज की थी, जिसके 24-48 घंटे बाद उनको रिमूव किया था इन्होंने। तो ये किधर से वीडियोस आ रही हैं? ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये क्या तरीकाकार है हुकूमत चलाने का? गलत किया था तो फिर गलत करने के बाद आप कर क्या रहे हैं? ये तरीकाकार है हुकूमत चलाने का? आप ब्लैकमेल करते हैं उन लोगों को, तमाम लोगों को जो फैसले कर सकते हैं, फिर उनसे फैसला साजी करवाते हैं। नैब के डॉक्यूमेंट्स, मेरी बात करने दे, आप अपनी बारी पे आप पूरी बात करिएगा। नैब के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके हाथ कहां से चढ़ते हैं? आप टेलीविजन पे, और यार बात तो अली मोहम्मद कर लेने दो आज यार, क्या हो गया है? आप सुबह स्क्रीन के ऊपर शाम को चलाते हैं, वो डॉक्यूमेंट वो किधर से आते हैं? आप एविडेंस को प्रेजुडिस करते हैं। आपके पास नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, आप नाराज आज लगता है ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। ये मुझे लगता है कुछ दुखा है आज ज़्यादा। इशू है सोशल मीडिया वाला, उसको भी लेना है, आप लोगों से राय लेनी है। आप लीडर हैं इस कौम के, ठंडे रहें, सिर्फ राय दें, रहनुमाई करें, गाइड करें लोगों को, उलझे नहीं आपस में। ब्रेक ले लें, एक दिन हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया, उसके ऊपर जो मवाद आता है उसके ऊपर अदलिया ने तशवीश का इजहार किया, और जब पीटीए वालों ने कहा कि हम तो यूट्यूब को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर ये चीज़ें भी सामने आ गई, फिर क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसकी बेहूदगी जो सोशल मीडिया के ऊपर आती है, इसका रवाज पाकिस्तान में क्यों आया? हमारा तो जो मज़हब है, हमारी जो माशरती इक़दार हैं, वो तो बड़े की इज़्ज़त एहतराम उसका सबक देती हैं। ये चीज़ें कैसे आनी शुरू हुई? तो ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, कुछ ही अर्सा पीछे मुड़ के देखें तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो सोशल मीडिया सेल्स बनाए गए अपने मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए, वहाँ से इस बेहूदगी का आगाज़ हुआ और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुका है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप यूट्यूब बंद कर दें या किसी और को बंद कर दें। हल उसका ये है कि अपनी उस माशरती इक़दार को रिस्टोर करें। तो मैं इस प्रोग्राम के हिस्से में चाहूँगा कि अपने मेहमानों से दरख्वास्त करूँ कि इसके ऊपर राय और तरीक़ाकार भी बताएं। हमारे साथ बदर साहब शामिल हो रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के हवाले से भी इनका बड़ा नाम है और पाकिस्तान में नुमाइंदे भी रहे ट्विटर के और गूगल के। बदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बदर, क्या किया जाए? यूट्यूब को बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, या कोई और तरीकाकार हो? नदीम भाई, असल में बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, सोचने वाला है कि हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है इसमें। और माइंडसेट जब मैं कहता हूँ तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था, जिस तरह अखबार, टीवी और बाकी चैनल्स, रेडियो वगैरह काम करते थे, इंटरनेट का तरीक़ाकार फ़र्क है। हमें फंडामेंटली अपनी रेगुलेशंस को, अपने प्रोसेसेस को, अपनी लेजिस्लेशन को, अपनी जितनी भी हम उसको मॉनिटरिंग है, हमें डिफरेंट तरीके से करने की ज़रूरत है। असल में अभी तक हम पुराने कुछ तरीक़ों को नई टेक्नोलॉजी पे अप्लाई कर रहे हैं और वो एक डिफरेंट फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कैसे हर एक इंटरनेट यूज़र, जो तकरीबन इस वक्त तकरीबन 7 से 8 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में, वो लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ख़ासतौर पे कोविड लॉकडाउन के बाद बिजनेसेस के लिए। तो हम आई थिंक ये हमें बड़ा इसमें कंटिन्यूटी चाहिए हमें कि बिजनेस चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, इकोनॉमिक पहिया चलता रहेगा। तो हमें देखने की ज़रूरत है। क्या बंद करना ऑप्शन है बदर? क्या यूट्यूब को बंद करना ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है? मेरा नहीं ख्याल जी ये सही तरीका है बंद करना। हमें जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनके कोर पर नहीं जा रहे, हम उनको प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है हम उनको नहीं देख रहे, हम उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे, मगर हम उनको बंद करने से समझते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम पहले हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, आपको याद होगा 3 साल यूट्यूब बंद करके, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। रूट कॉज क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जी, रूट कॉज कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है। पहली बात, हमें अपने लेजिस्लेशन रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अप टू डेट नहीं है उस पर, हम बहुत पीछे हैं बाकी सारी दुनिया से। दूसरा मसला उसका ये है कि हमने इस चीज़ को भी अपने करिकुलम में, हमने अपने निसाब में नहीं डाला। हमारे लोगों को नहीं पता इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब पहले दिन से सही तरह इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नदीम भाई, आप नोटिस करें 3 साल पहले सिर्फ यूट्यूब था जो प्रॉब्लमेटिक था, फिर अब टिकटॉक भी प्रॉब्लमेटिक हो गया, बिगो भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो मसला ये कि टेक्नोलॉजीज तो चेंज होती रहेंगी, नई आती रहेंगी, हमें देखना है कि हम अपने सिस्टम को कैसे ठीक करें। तो हमारा लेजिस्लेशन का सिस्टम, हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम, हमारा लोगों को ट्रेनिंग का सिस्टम, उनको बताने का सिस्टम, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, एजुकेशन का सिस्टम, वो चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। दुरुस्त है। मैं मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये भी एक ह्यूमन इशू है, बुनियादी इशू है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हुकूमत जो सामने लेजिस्लेशन लेकर आएगी इस ज़मीन में, उसको हम जरूर परखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के एंगल से वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो किसी तरीके से हर्ट नहीं करता। अभी भी देखिए बहुत से ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं, बुनियादी तौर पे तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सवाल है कि कोई लोग उसका इस्तेमाल सही करते हैं, कोई लोग उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। बहुत से हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको अपनी इस हुकूमत में अपने जॉब से महरूम किया गया, वो अब अपना गुजर बसर जो है यूट्यूब चैनल के जरिए चला रहे हैं। और फिर एंड ऑफ द डे मैं तो ये समझता हूँ नदीम भाई कि इस ज़मीन में यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज देखना चाहता है और क्या नहीं देखना चाहता। अगर मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं कोई अच्छी चीज देखूं तो फिर मैं अच्छी चीज ही देखूंगा। अगर मैं खुद ये टाइप करूं कोई गलत चीजें और फिर जाकर उनको देखूं और फिर उनके ऊपर सीखा होकर शोर मचाऊं कि ये यूट्यूब पर क्यों मौजूद है और यूट्यूब को बंद होना चाहिए, तो भाई आप जाकर देख क्यों रहे? वक्त बहुत थोड़ा है, अली साहब से भी राय ले लूं। अली, 1 मिनट के अंदर सिर्फ आप भी बता दें कि हुकूमत की मंशा क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि यूट्यूब बंद नहीं होना चाहिए, इसको हम रेगुलेट करें, मैनेज करें। हुकूमत का ये है कि हम इज़हार राय पे हम यकीन रखते हैं। मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे जेब में ये मेरा बटवा है, इसमें पैसे हैं, उसको अच्छा भी यूज़ कर सकता हूँ, बुरा भी। लेकिन अगर ये मेरे लेफ्ट हाथ पे आप कंसिडर कर लें कि खुदा न खास्ता ये कोई मवाद ऐसा है जो नशे के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हेरोइन है, खुदा न खास्ता, तो इसको तो ये तो ऑटोमेटिकली बैन होना चाहिए। लेकिन इसको तो यूट्यूब में ये है कि अच्छा भी है, बुरा भी है। इसमें उलमा कराम भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें सोशल वर्कर्स भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जैसे काबिल लोग भी उस पर अपनी राय का, आप जैसे लोग भी हैं, मलिक साहब। तो यूट्यूब के अच्छे और बुरे, मैं समझता हूँ अच्छे उसमें चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें सिर्फ उसको रेगुलेट करना है। हाँ, कोई चीज़ अगर बुनियादी तौर पे डॉक्टर मुसद्दिक साहब, एक्सरेटेड साइट्स आपसे भी कंक्लूडिंग की बात मवाद है, जो वो साइट्स हैं उसको तो बंद होना चाहिए। लेकिन यूट्यूब को रेगुलेट करो। एक और चीज़, हम इसमें एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल, डॉक्टर मुसद्दिक साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जैसे प्रोपेगेंडा हो, जैसे किसी मैं ये समझता हूँ कि जो उसको नहीं हमें क्या मसला है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप भी एक लाइन में कह दें। भाई एक लाइन में रहने दें, फिर अली भाई से कह दें। डॉक्टर साहब जल्दी से कह दें। बात ये है कि ये मसला ही जो पैदा हो रहा है वो ये अच्छाई बुराई का हो रहा है। आप डेफेमेशन लॉज लाएं, और ये जो हम थिन स्किन्ड हो चुके हैं कि कोई भी बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि हम पे हमला हो रहा है। दुनिया में क्रिमिनल चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पोर्नोग्राफी नहीं हो सकती, और हमारे मुआशरे में नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। और इस तरह की और भी बहुत सी अब्यूज़ेज़ हैं जो नहीं हो सकती। बियॉन्ड दैट आप फैसला करें रियासत बन के कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई मजाक उड़ा रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप हर चीज़ को बंद करते चले जाएं, और जो हुकूमत में आएगा उसको जो अच्छा नहीं लगेगा वो बंद करता चला जाएगा। ये आज़ादी अगर है, ये वही सवाल है जो आपने प्रोग्राम के शुरू में पूछा है, आज़ादी है या नहीं है, और अनपॉपुलर होने की आज़ादी है या नहीं है। बदर साहब आपका भी शुक्रिया, मुस्तफा साहब, मुसद्दिक साहब, अली साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।